हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। और आज है 28 जुलाई मंगलवार। तो आज के अखबारों में छपी हुई जो सभी प्रमुख सुर्खियां हैं उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की। एक रिपोर्ट आई है दैनिक जागरण अखबार ने जिसे छापा है। यहाँ पर आकांक्षी जिलों की सूची के बारे में बताया गया है। दोस्तों, नीति आयोग ने अभी हाल ही में अपने आकांक्षी जिलों की जो सूची है उसे जारी किया है। इसमें जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है इसने अव्वल स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेघालय का रिभोई जिला है और जो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हमारा मेघालय और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों के जिले हैं जो शीर्ष तीन जिले हैं उनमें से रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से पहली चीज़ तो आपको यही याद रखना है अब कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जो यहाँ का बीजापुर जिला है इसने प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है नीति आयोग की रिपोर्ट में। ठीक है, तो बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ का इसने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद में मेघालय का रिभोई जिला है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है। छत्तीसगढ़ की एक योजना भी हाल ही में लॉन्च हुई है जिसका नाम रखा गया है गोधन न्याय योजना। इसमें 2 रुपये गोबर खरीद करके फिर उसकी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी और फिर उसे 8 रुपये किलो बेचा जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है गोधन न्याय योजना। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की ही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंद्रावती, अचान कमार और इसके अलावा उदंती एवं सीता नदी ये बाघ अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इंद्रावती, अचान कमार और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, ये सारे के सारे जो बाघ अभ्यारण्य ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ये 2 बाघ अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश में। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची आ गई है जिसमें क्या हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मेघालय, ये 3 राज्य हैं जिनके जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सीआरपीएफ देश को सुरक्षित रखने में सबसे आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को दैनिक जागरण ने छापा है। अब हमें याद रखना है यहाँ पर ये कि जो सीआरपीएफ है यानी कि जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, यानी कि जिसे हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं, ये अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है इसके 22वां स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सभी लोगों ने क्या किया कि जम करके प्रशंसा की हुई है और जवानों को बधाई भी दी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि इस उत्कृष्ट बल के 82वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को बधाई। तो सीआरपीएफ ने इस वर्ष अपना कौन सा जो स्थापना दिवस है वो मनाया है 82वां स्थापना दिवस मनाया है सीआरपीएफ ने। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो छपी हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के अंतिम चरण के लिए परीक्षण के 5 स्थानों को चुन लिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत को जो सीआईआई है यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का। तो अब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के जो अंतिम चरण का परीक्षण है उसके लिए 5 स्थानों को चुन लिया गया है। राफेल विमान जो हम ले रहे थे फ्रांस से, और ये फ्रांस से हम एक मिसाइल भी खरीद रहे हैं राफेल में लगाने के लिए जिसका नाम है हैमर मिसाइल ले रहे हैं। इसके अलावा जो राफेल विमान आ रहा है इसकी डिलीवरी हो गई है और जो ये 5 आ गए हैं राफेल विमान जो आ रहे हैं ये कहाँ पर तैनात होंगे, तो श्रीनगर में तैनात होंगे, लद्दाख में तैनात हो सकते हैं। तो चीन पाक के विमानों से बेहतर है ये राफेल। ताकत में भारत की इजाफा होने वाला है जब ये राफेल भारत में आ जाएंगे तब। ठीक है, रूस ने S-400 प्रणाली जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली है इसकी आपूर्ति रोक दी है चीन के लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत के तनाव के बीच में क्या हुआ कि चीन को उसके मित्र देश रूस ने बड़ा झटका दिया है। रूस ने चीन को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी रोक दी है। रूस ने कहा कि भविष्य में इस डिलीवरी को लेकर के तिथि को क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। चीन के अखबार सोहू के हवाले से रूसी मीडिया एजेंसी यूआईआर ने कहा कि इस बार रूस ने घोषणा की है कि वह जो चीन है इसको S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन को सौंपने पर रोक लगा रहा है। इस कदम से साफ हो गया कि सिर्फ कुछ हथियार का समझौता करने से कुछ नहीं होता, या जरूरी है कि आपके सिर्फ विल नहीं वे आपको हथियार भी मिल सके। ठीक है, तो ये जो एक महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिल रही है कि रूस जो अभी तक चीन को S-400 रक्षा प्रणाली आपूर्ति करने वाला था, इस आपूर्ति पर इसने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। घुसपैठ को लेकर के भारत के वैश्विक समीकरण पर चीन की बेचैनी बढ़ी। चीनी दूतावास की दलील है कि रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रखे भारत पूर्वी लद्दाख के हालात पर अपने खिलाफ लामबंदी से परेशान हो रहा है चीन। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई हैं। रूस S-400 डिलीवरी जो है ये रोक रहा है चीन के लिए रक्षा प्रणाली की, और भारत को इसने जल्द से जल्द इस चीज को देने का वादा भी किया हुआ है।
इसके बाद में विचार के पेज में दैनिक जागरण ने लिखा है कि सीखनी होगी बाढ़ से जंग जीतने की कला। तो जो भरत झुनझुनवाला है, इनका एक लेख छपा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार और आसाम में बाढ़ के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, और इतने आज़ादी के इतने दिनों बाद तक हम अभी भी क्या कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाए हैं अपने अतीत से। ऐसे में बाढ़ से बचने की कवायद और ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा प्रासंगिक बनी रहती हैं। नई कृषि क्रांति की आहट। रमेश कुमार दुबे ने खेती में लाभ की संभावना को देखते हुए सरकार के साथ अब निजी क्षेत्र भी अब निवेश के लिए आगे आ रहा है। ये कहते हुए रमेश कुमार जी का एक लेख छपा है, जहां में इन्होंने बताया है कि कृषि में एक नई क्रांति की आहट अब हमें धीरे धीरे मिलने लगी है। भारतीय किसानों को वर्ष 2002 से 2017 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सालाना आधार पर अगर हम देखें तो यह रकम करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए बैठती है। इसे देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था की कि किसान कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर अपनी उपज बेच सकते हैं। ध्यान रहे कि देश के 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता है। अब ये किसान अपने घर में बैठे बैठे सीधे कंपनियां, प्रोसेसरों, सरकारी समितियों को अपनी उपज बेच सकेंगे। तो जो कृषि के संबंध में क्या कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है, उस संबंध में यह एक लेख है जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। एंटीबायोटिक दवाओं के बदलाव का समय अब आ गया है। आजकल में प्रमोद भार्गव का यह लेख छपा हुआ है, जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, जिनमें उन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं के जो इस्तेमाल है इस पर परिवर्तन और तमाम सारी, देखिए काफ़ी बड़ा लेख है, इस लेख को आपको पढ़ना है। इसके बाद में कश्मीर का संभावनाशील भविष्य 370 से मुक्ति के 1 साल पर पवन चौरसिया जो शोधार्थी हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के, इनका एक लेख छपा जिसमें इन्होंने कहा कि गत वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 376 को निष्प्रभावी करने के बाद से वहां पर शुरू हुआ बदलाव कम ही सही पर दिखने जरूर लगा है और आगे भी दिशा उचित ही मालूम पड़ती है। तो कश्मीर के संबंध में भी क्या काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे वित्तीय पैकेज को लेकर के सभी विकल्प खुले हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका ये बयान है जिसको बिजनेस पेज पर दैनिक जागरण ने छापा हुआ है। दूसरे वित्तीय पैकेज के लेकर के तैयारियां काफ़ी सारी चल रही हैं। आगे अगर हम देखें तो तूफान हन्ना से दक्षिणी टेक्सास में भारी बारिश, ये आपको याद रखनी है, यह पहला अटलांटिक तूफान है। क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। तो जो उष्णकटिबंधीय तूफान क्षेत्र यानी कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है हन्ना, इसके चलते रविवार को दक्षिणी टेक्सास और पूर्वोत्तर जो मैक्सिको है वहां पर सीमावर्ती इलाकों में भारी बारिश हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे क्षेत्र इन तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से नौकाओं को काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गई हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो जो हन्ना नामक तूफान है ये दक्षिणी टेक्सास में भारी बारिश को लेकर के आया है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने उतारी युद्धपोत की प्रतिकृति। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो कोरोना रोगियों में कम हो रहा है स्ट्रोक का जोखिम। इसके साथ ही यहाँ पर आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस दिन ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की प्रतिक्रिया थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में जर्मनी, जबकि सर्बिया को रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला हुआ था। युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे। करीब 11 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इनमें 74,000 वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथ ही दुनिया के करीब 7 करोड़ सैनिक इस युद्ध का हिस्सा बने थे। यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। और ये जो पहला विश्व युद्ध था ये कब आज ही के दिन से शुरू हुआ था। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और क्या हुआ था इसमें कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था इनके साथ में जर्मनी था, जबकि जो सर्बिया था इसको रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला हुआ था। अब देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो सत्र के लिए राज्यपाल ने सशस्त्र सहमति दे दी है। राज्यपाल कौन है? वो है कलराज मिश्रा। कहाँ के हैं? राजस्थान के। और राजस्थान में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कौन है? वो है हमारे अशोक गहलोत। ठीक है, राजधानी है राजस्थान की जयपुर। अच्छा, राजस्थान में क्या है कि वहां पर 2 टाइगर रिजर्व भी हैं जिनके नाम हमको पता होने चाहिए। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व हैं वहां पर। कौन कौन से हैं? सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है। इसके अलावा रणथंभौर भी जो टाइगर रिजर्व है, और जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है यही राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 1411.291 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ करके हम देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई और प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो जो 5 राफेल विमान हैं वो फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए। इस खबर को जनसत्ता ने भी छापा है। अब मौसम ऐप से 200 चेहरों का मिजाज पता चलेगा, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। चलिए इस खबर को हम यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों, जो मौसम ऐप है इससे क्या होगा कि 200 शहरों की खबर का पता चलेगा। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, यानी कि ICRIE
ICAR, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, इसके अलावा जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है यानी कि IITM, इसके अलावा पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, यानी कि IMD ने मिल करके यह ऐप तैयार किया हुआ है। तो जो मौसम ऐप आया है, इस मौसम ऐप के माध्यम से अब क्या किया जा सकता है, 200 शहरों की जानकारी, नमी के स्तर, हवा की रफ्तार इत्यादि चीज़ों की जानकारी मिलेगी। इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, साथ ही साथ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग ने, और साथ ही साथ जो ये है पुणे का, और इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। और जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इस ऐप को क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए क्या किया है, 200 शहरों का मिजाज पता लगाने के लिए मौसम नामक ऐप को लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो जनसत्ता अखबार में कुपोषण की गहराती समस्या टाइटल से भरत डोगरा का एक लेख छपा हुआ है। इन्होंने कहा कि वनों का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रायः उपेक्षित किया गया है, और यह है कि वनों में कितने पौष्टिक खाद्य मिलते हैं, या पौष्टिक खाद्य पास रहने वाले आदिवासियों को सबसे पहले सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें इसकी जरूरत भी है। तो कुपोषण की गहराती समस्या में एक जो जंगलों का अलग पहलू है, जिससे जो आदिवासी उनको जो भोजन प्राप्त होता है, कुपोषण की समस्या दूर होती है, और वनों की कटाई के कारण कैसे कुपोषण की समस्या बढ़ रही है, इस चीज पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो ये एक नया पहलू हो सकता है, ऐसे में इस लेख को हमें पढ़ करके जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़े, RBI गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, इन्होंने कहा है ये बात। इसके अलावा इन्होंने ये भी हाल ही में बताया था कि जो मार्च 2020 है, यहाँ पर जो भारत का NPA था वो था 8.5%, और इस साल के वित्तीय वर्ष के अंत तक NPA जो है वो 14.7% तक बढ़ जाने की उम्मीद इन्होंने जताई है। अब देख लेते हैं हमारे उजाला अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो मजबूत बुनियादी ढांचा और कृषि आय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था भरेगी रफ्तार, शक्तिकांत दास जी के इस बयान को अमर उजाला ने भी प्रमुखता से छापा है। अमर उजाला अखबार में आकाश में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए कल सुबह पहुंच जाएंगे राफेल, जो 5 राफेल विमान रवाना हो गए हैं भारत के लिए, और ये जो है बहुत बुधवार सुबह कहां पहुंचेंगे, तो ये पहुंचेंगे अंबाला एयरबेस पे, ठीक है। तो जो अमर उजाला अखबार है, इसने सबसे पहले पन्ने पर इस खबर को जगह दी हुई है। इसके बाद में चीन के 47 और मोबाइल ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, इस खबर को भी छापा गया। PUBG, रेसो सहित 225 और चीनी ऐप केंद्र के निशाने पर हैं। तो जो PUBG मोबाइल गेमिंग ऐप है, अब जो गेम है ये भी जल्दी ही बंद हो सकता है। ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है पेरेंट्स के लिए, और खराब खबर हो सकती है जो अच्छे खिलाड़ी हैं PUBG के। इसके बाद में अगर हम देखें तो विधानसभा सत्र पर सशस्त्र सहमति के लिए गहलोत सरकार ने राजस्थान से मांगा हुआ है नया प्रस्ताव। तो गहलोत सरकार जो है वो भी वहां पर राजनीतिक उठापटक चल रही है। मैंने फिर आपको बता दे रहा हूँ, राज्यपाल वहां के हैं कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, राजधानी है जयपुर, और 3 है वहां पर टाइगर रिजर्व, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ पर, राजस्थान में। आगे बढ़ करके देख लेते हैं। तो रोजगार पोर्टल लॉन्च, पहले 6 घंटे में 51,000 ने कराया पंजीकरण। तो केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उसने लगातार बेहतरीन काम करते हुए दिखाया है। अभी हाल ही में अब दिल्ली सरकार से जुड़ी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अपने यहाँ पर हर महीने जो होगा वो सीरो का सर्वे कराएंगे, ठीक है। सीरो सर्वे है जो कोविड-19 का टेस्ट करती है, और ये जो करने वाली एक संस्था है जो सर्वे करती है और बताती है कितने लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। तो सीरो सर्वे दिल्ली ने कहा है कि हम हर महीने कराएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, राशन की जो डोर स्टेप डिलीवरी है, ये भी दिल्ली ने लॉन्च की हुई है। दिल्ली ने क्या किया हुआ है, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लॉन्च की हुई है। और अब एक और अच्छा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, और पहले 6 घंटे में 51,000 लोगों ने पंजीकरण भी करा लिया है। इसके अलावा यमुना में अमोनिया की मात्रा फिर से बढ़ी, जलापूर्ति प्रभावित होने से लोग हुए हैं परेशान। आपको पता है दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही है, और ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। आगे बढ़ करके देख लेते हैं। तो CRPF शौर्य, साहस और समर्पण का पर्याय, गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को छाप करके अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। तो इस हमको ध्यातव्य है यहाँ पर कि जो CRPF है वो अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 82वें स्थापना दिवस पर सोमवार को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने CRPF को शौर्य और साहस का प्रतीक बताते हुए क्या किया है, बधाई दी है, उनकी प्रशंसा की हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि 28 दिसंबर 1949 को इसे केंद्रीय पुलिस बल नाम दिया गया था, जबकि जो इसकी स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर हुई थी। तो आज़ादी से पहले ही CRPF की स्थापना हो गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद में फिर इसे नाम जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है CRPF, ये इसे 1949 में दिया गया था, 28 दिसंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या कुछ है महत्वपूर्ण खबरें। तो सवाल साइबर संप्रभुता का, जब भारत ने
वापस से कुछ और चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की हुई है। तो यहाँ पर एक लेख छपा हुआ है प्रवाह में अमर उजाला का, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का भारत का कदम संप्रभुता साइबर संसार के लिए किए जाने वाले खेल में चीन के उसी मैदान में मात देने जैसा है। ऐसे में भारत को यह कार्रवाई दूसरे देशों को भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा अफगानी अल्पसंख्यकों को शरण का एक बड़ा अच्छा लेख छपा हुआ है महेंद्र वेद का, आपको यह लेख जरूर पढ़ना है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। यदि अफगानिस्तान में प्रताड़ित सिखों व हिंदुओं को भारत में शरण देना जरूरी है तो यह एक आभार रहित और अंतहीन कार्य है। भारत माता अपने बेटे बेटियों को अपने चुने हुए देश से में परेशानी से बचाने के लिए कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, इस लेख को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्वामित्व के जरिए ग्रामीण विकास, यह भी महिपाल जी का जो पंचायती संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं, इनका एक लेख छपा हुआ है जहां पर इन्होंने कहा है कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का स्वामित्व मिलेगा, वे बैंक से कर्ज ले सकेंगे तथा उद्योगों के जरिए गांव का विकास होगा। महिपाल सिंह जी ने कहा है कि कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा बहुत सी चलाई गई जो नई पहल हैं वो ओझल हो गई हैं। स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पायलट योजना है जिसकी प्रधानमंत्री ने पंचायत दिवस पर घोषणा की हुई थी। तो जो प्रधानमंत्री इन्होंने जो पंचायत दिवस था उस पर किया हुआ था कि जो एक योजना थी जिसका नाम था स्वामित्व योजना, इसकी घोषणा की हुई थी। जिन उद्देश्यों को लेकर के यह योजना जमीन पर आ रही है वह इस प्रकार है। उन लोगों को संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व प्रदान करना जो गाँव में रह रहे हैं। ग्रामीणों के पास जो विभिन्न संपत्तियां हैं उनका खुलासा करना। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के साथ पंचायत को राजस्व प्राप्त करने में मदद करना। संपत्ति से संबंधित विभिन्न विवादों से निजात पाना। गांव में ड्रोन सर्वे तकनीक से सभी ग्रामीण संपत्तियों एवं आवास मकानों में एकीकृत मान्यता के आधार पर समाधान करना। पायलट परियोजना के नाम पर हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के करीब 1 लाख गाँव में यह योजना लागू की जा रही है। तो इस खबर के बारे में महिपाल जी ने बताया है जो पंचायत संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो हम देख लेते हैं। एक दिन में 10,000 जांच करने वाली 3 लैब का पीएम ने किया उद्घाटन। मैंने कल आपको बताया हुआ था जो सर्वाधिक जांच करने वाली लैब है नोएडा में, उसका उद्घाटन पीएम ने किया हुआ है और ये उसी लैब की बात चल रही है। भारत ने इंडोनेशिया से लिया रक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प। नई दिल्ली में सोमवार को एक दूसरे का अभिवादन करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, तो जो सुबियांतो हैं और जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन दोनों लोगों ने मुलाकात की हुई और भारत और जो इंडोनेशिया है इनके बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। तो जो राफेल के भारत में आने की खबर है उसको पहले पन्ने पर हिंदुस्तान ने भी छापा है। 60 कट की संस्कृति और हमारी पुलिस, राय में विभूति नारायण राय जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इनका एक लेख छपा है। इन्होंने कहा कि जब अपराध बढ़ने के सारे कारण मौजूद हों और पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हों तब ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में ही अपराध कम होते रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इन्होंने बड़ा जो सवाल है वो उठाया हुआ है। इसके अलावा क्या बदल विरोधी कानून को खत्म कर देना चाहिए। इस देश के विधायी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ इसने सदन में विचार विमर्श की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। चसु राय जो विधायी और नागरिक सेवा संघ विशेषज्ञ हैं, संबंध संघ विशेषज्ञ, इनका एक लेख छपा हुआ है हिंदुस्तान के अखबार में। आगे अगर हम बढ़ करके देखें तो इन्होंने कहा कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उपराष्ट्रपति तो दल बदल के मामलों को जल्द निपटाने का लगातार आह्वान करते रहे। अभी हम राजस्थान में जो सियासी हलचल है ये उठापटक हम देख भी रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख खबरें और इसके बाद में शाम को जो लाइव क्लास होगी वहां पर हम इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।